हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर टेक किंगडम। फ्यूचर टेक किंगडम में आज मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में 3 चीज़ें बतानी चाहूँगी जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो 3 चीज़ें होती हैं इनको लोग बहुत लाइटली लेते हैं और कुछ लोग भूल भी जाते हैं, तो इसी के बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, इंसान जो लेता है ये टर्म इंश्योरेंस, अगर वो चले भी जाता है तो उसके बाद जो उसके रिलेटिव्स हो गए या जो बाकी बचे रहते हैं तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े इसलिए हमें टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी ये 3 चीज़ें हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जो आती है चीज़ वो है करेक्ट सम एश्योर्ड अमाउंट लेना। ये सुनने में इतना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। आपको कितनी राशि का इंश्योरेंस लेना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सम एश्योर्ड का मतलब मैं आपको बताती हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। तो सम एश्योर्ड का मतलब होता है जितनी राशि, जितना अमाउंट जो नॉमिनी को मिलेगी। हाँ, तो जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से जितनी राशि उसके डेथ के बाद नॉमिनी को मिलती है उसको सम एश्योर्ड कहते हैं। यानी उतनी राशि तक का बीमा आपने करवा रखा है, तो इसको लोग बीमा राशि भी कहते हैं और इंश्योरेंस अमाउंट भी कहते हैं, सम एश्योर्ड भी कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आदमी की अगर डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को इतनी राशि इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। अब मान लीजिए किसी आदमी ने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड दे रखा है। हाँ, तो सॉरी, किसी आदमी ने 1 करोड़ का, समझो मान लीजिए कि सम एश्योर्ड ले रखा है और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की जो सम इंश्योर्ड राशि है वो उसके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दे दी जाती है। बट दोस्तों, ये राशि कितनी होनी चाहिए? एक करोड़ तो आपने बार बार देखा होगा, लेकिन ये असल में कितनी होनी चाहिए ये हमें नहीं पता सही तरीके से। मान लीजिए किसी आदमी की पूरे साल की इनकम ही अगर 1 करोड़ रुपया है तो उस आदमी के लिए 1 करोड़ रुपया सम एश्योर्ड काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति है जिसकी इनकम ही साल की 5 लाख रुपए है, हाँ, तो उसके लिए हो सकता है कि 1 करोड़ साल का जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए आपको कभी भी इंश्योरेंस लेने के टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो राशि है वो, हाँ, आपकी जो राशि है वो कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे आता है करेक्ट इंश्योरेंस टेन्योर। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना दोस्तों, आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपको प्रोटेक्शन 100 साल तक मिलेगा, कोई बोलती है कि आपको 90 साल तक मिलेगा। तो दोस्तों ये सब है क्या? ये इंश्योरेंस टेन्योर होता क्या है? तो इंश्योरेंस टेन्योर का मतलब होता है कि आपकी कितनी उम्र तक कवर का जो क्लेम है वो रहेगा। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र है 75 ईयर्स, तो अगर 75 ईयर्स तक उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो अमाउंट होता है, जो क्लेम होता है, वो नॉमिनी को मिल जाती है ना। लेकिन अगर उस आदमी की जो डेथ है वो 75 ईयर्स के बाद होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उस फैमिली को या उसकी नॉमिनी को कुछ भी नहीं देगी। यानी कि उस उम्र तक उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। उसी को बोलते हैं इंश्योरेंस टर्म या इंश्योरेंस टेन्योर। यानी कि कितनी उम्र तक आपने अपने आप को कवर कर रखा है। कई बार लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि हमें 100 ईयर्स तक जो है वो कवर लेना चाहिए, पर लोगों हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये इंश्योरेंस में हमेशा हमें सोच समझ कर ही डिसीजंस लेने होते हैं और इंश्योरेंस हमेशा प्रोटेक्शन के लिए ही ली जाती है और ये इनकम का कोई सोर्स नहीं है। हमेशा ये बात को ध्यान रखिए, ये एक प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि कितना, मतलब इंश्योरेंस टेन्योर हमें रखना है। तो सिंपली मैं एक क्लियर फंडा बता देती हूँ। तो आपको पहले मन में ये सोचना है कि मेरे कितनी उम्र तक जो मेरी लायबिलिटी है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाएगी, तो उस उम्र तक ही आपको जो है ये कवर लेना है।
मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो कमा रहा है, उसको लगता है कि 60 साल में 60 के एज में वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो रिटायरमेंट के लिए भी दोस्तों आपको अलग से इन्वेस्टमेंट ले करके रखना चाहिए। तो उसके लिए आपको रिटायरमेंट फ़ंड लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस में डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। और दूसरा, इंश्योरेंस आपको नहीं मिलती है, आपके नॉमिनीज़ को मिलती है। तो आप आपका रिटायरमेंट फ़ंड लीजिए, लेकिन इंश्योरेंस आपको उसी उम्र तक लेना है जहाँ तक आपकी जो लायबिलिटी है फ्री हो जाती है। अब चलिए नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली कोरोना के बाद इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। तो अभी नंबर 3 जो है वो है एडिंग नॉमिनीज़। तो दोस्तों, नॉमिनी का मतलब क्या होता है? नॉमिनी कौन होता है? तो नॉमिनी का मतलब होता है जिसको अमाउंट मिलती है, जिसको राशि मिलती है। अगर किसी ने इंश्योरेंस ले रखा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जिस आदमी को उसकी अमाउंट मिलती है, मतलब कि इंश्योरेंस लेने के टाइम में एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म में अगर वो आदमी लिखता है कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे डेथ होने के बाद भाई ये फ़लाना आदमी को, मतलब इस आदमी को ABC, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो उसकी वाइफ हो सकती है, उसका बेटा हो सकता है, उसकी सिस्टर हो सकती है, तो वो होता है नॉमिनी। तो वो उसमें लिख देता है कि मेरी जो अमाउंट है उसको मिल जाना चाहिए। तो इसी प्रकार जो नॉमिनी होता है उसको ये राशि मिलेगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, नॉमिनी मोस्टली लोग एक रखते हैं। तो देखिए, अभी कोरोना के टाइम में क्या होता है, हमने बहुत जगह देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की ही डेथ हो जाती है। तो कोरोना के बाद अक्सर ये केसेस हमें देखने को मिला है। मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को नॉमिनी बना रखा है, या वाइफ ने हस्बैंड को नॉमिनी बना रखा है, और उन दोनों की ही अगर डेथ हो जाए तो इस केस में हमें क्या करना है? या अगर एक्सीडेंट हो गई दोनों की, समझो कहीं जा रहे हैं और कार की या कैसे भी एक्सीडेंट हो गई और उस समय दोनों की डेथ हो गई, तो क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के मन में उठता है। तो दोस्तों, जब अब उन दोनों की डेथ हो जाए तो क्या होगा? तो इसलिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि कभी भी अगर नॉमिनी आप रखते हैं तो एक से ज़्यादा रखें। जैसे कि आप अपने ब्रदर को रख सकते हैं, सिस्टर को रख सकते हैं, मदर को रख सकते हैं, फादर को रख सकते हैं, जो नॉर्मली आपके साथ नहीं रहते या आपके साथ ट्रैवल नहीं करते, लेकिन जिन पे आपको ट्रस्ट है, उनको आप सेकंड नॉमिनी भी बना सकते हैं। तो इसलिए आप 2 से ज़्यादा भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट 2 नॉमिनी ज़रूर बना कर रखें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? मान लीजिए फर्स्ट पर्सन की और सेकंड नॉमिनी की अगर दोनों की डेथ हो जाए, तो इसमें जो राशि है, जो सम अमाउंट है, वो थर्ड पर्सन को मिल जाएगा। तो इस तरह सेकंड नॉमिनी का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो उसमें क्या होता है ना, जो राशि है वो सेकंड नॉमिनी को मिल जाएगी और फिर फैमिली को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए नॉमिनी नहीं होगा तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, फिर उस कंडीशन में वही कोर्ट कचहरी का चक्कर, उसमें सर्टिफिकेट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो अनयूजुअल, मतलब बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, तो फैमिली को अनयूजुअल जो टॉर्चर है वो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही वो फैमिली टूट जाती है। तो उसमें इतना वो लीगली ये सब नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मैं मेरा मतलब ये बोलना चाहूँगी कि आप सेकंड नॉमिनी ज़रूर रखें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप नॉमिनी रखते भी हैं तो आपको दोनों नॉमिनी को बताना है कि आपने उन्हें नॉमिनी बना रखा है। और इनके अलावा और भी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको भी आप बता के रखें कि भाई आपने इन लोगों को नॉमिनी बना रखा है, ठीक है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना आप अपने लाइफ में। नॉर्मली क्या होता है, आदमी इंश्योरेंस लेता है और वो ये गलती करता है, उसे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने घर वालों को बताऊं कि भाई मैंने ये इंश्योरेंस ले रखा है, और उसे लगता है कि जब टाइम आएगा तब मैं उन्हें बता दूंगा। पर दोस्तों, टाइम का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिस दिन आपने इंश्योरेंस लिया है उसी दिन राइट टाइम है, आप उसी दिन अपने घर वालों को बता दीजिएगा कि आपने उनको नॉमिनी बनाया है। तो दोस्तों, इन बातों को कभी भी हमें लाइटली नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इससे हम अपने घर के फाइनेंशियल पोजीशन को भी बचा सकते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो इसे दूर करो, क्योंकि मैं ना तो इंश्योरेंस एजेंट हूँ और ना ही एडवाइज़र हूँ। मैं जस्ट आपको इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स के वीडियोस की जानकारी देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा इंश्योर्ड रहें, अपने फैमिली को हमेशा सिक्योर रखें। तो चलिए, इसी बात से, इसी टॉपिक से मैं अब एंड
एंड करती हूँ इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय।